मेम साहब एक बात पूछूं? करवा चौथ आ रहा है, भैया भी आपको गिफ्ट देते हैं क्या? हाँ देते तो हैं। तेरा आदमी क्या देता है तुझे? मेम साहब आप जैसे बंगले में रहने वाले लोगों की बात ही कुछ और है। गिफ्ट विफ्ट की बात है ना हमारे जैसे लोगों के दिमाग में आती ही नहीं है। अपन के यहाँ तो 2 टाइम की रोटी कमाने में जिंदगी बीत जा रही है। ये प्यार व्यार दिखाने का, गिफ्ट देने का टाइम किधर ही है अपने पास। सच्ची बताओ तो वो पिछली बार पूरा दिन काम करते करते कैसे दिन बीत गया मेरे को याद ही नहीं रहा कि आज तो करवा चौथ है भाई। वो तो जब सबका काम खत्म करके दोपहर में 2 बजे खाने को बैठी ना, तब पड़ोसन ने याद दिलाया कि आज तो करवा चौथ है। ये तो तू गलत बात कह रही है बिल्लू। भाई इतने प्यार से पूरे दिन का उपवास करते हैं तो पति क्या पत्नी के लिए फूल या गजरा ला दे, इतना भी नहीं कर सकते? कोई जरूरी तो नहीं कि गिफ्ट का मतलब महंगी चीज ही हो। अरे क्या मैडम, आप भी आपकी तरह सबकी किस्मत नहीं होती। मैं देखिए भैया कैसे रानी बनाकर रखती है आपको। एक हमें ना अच्छा खाने को मिलता है ना पहनने को, ऊपर से हड्डी घिस घिस कर काम कर रहे ले सो अलग। फिर भी कौन सा इज्जत है अपनी। चल बिल्लो जल्दी जल्दी हाथ चला भाई, बहुत काम पड़ा हुआ है और तू बातों में लगी हुई है। अरे सब काम होता ही रहेगा, थोड़ी बहुत गपशप भी तो जरूरी है भाभी। अभी आप तो बाहर की तरफ निकलती नहीं है तो मैं सोची आपको बाहर की खबरें 4 लाकर दे दूं। अरे बस मुझे नहीं सुननी तेरी चपड़ चपड़, काम कर जल्दी चल। ये थी बड़े से बंगलेनुमा घर में रहने वाली परिवार की इकलौती बहू रिया। पति सरकारी अफसर है और रिया मैडम घर से ही अपना काम करती है। क्या बोलते हैं उसको, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन फिर भी बोलती क्या है, वो एक हाउस वाइफ है। और ये जो बड़बड़ करके पिछले 5 मिनट से बोलती चली जा रही है ना, यह है रिया की काम वाली जो हर घर की खबर रखते हैं। हंसती मुस्कुराती जिंदा दिल बिल्लो की रिया के साथ खूब जमती है। कुछ दिन बाद, बिल्लो ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना, तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी ठीक ही छे, मैं आप पैसा काय को बोल रही लिए? मैंने आज काम अच्छे से नहीं किया क्या? बर्तन गंदे रह गए लिए क्या? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब थोड़ी ना था। देख रही हूँ आजकल तो बड़ी चुप चुप सी रहती है। पहले की तरह नॉन स्टॉप टैप रिकॉर्डर नहीं चलता तेरा। पहले तो तुझे चुप कराने के लिए मुझे 2-3 बार टोकना पड़ता था, बिल्लो अपना काम कर ले, बाकी की बातें बाद में कर लेना। लेकिन अब देखती हूँ तू चुपचाप आती है, अपना काम निपटाती है और निकल जाती है। तेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई है कहीं। तू ठीक तो है ना? अरे ठीक ही छे, मेरे को क्या होगा। फिर आप ही तो बोलती थी मैं बोल बोल के आपका दिमाग खाती है, बस इसीलिए ना जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अपना काम निपटाती है। और काम जल्दी हो जाता है तो एक घर में फालतू काम कर लेती है। बात करने में कौन सा मेरा भला हो रहा था। एक घर और पकड़ा है, थोड़ी कमाई ज्यादा हो जाती है ना। अब ठीक ही तो बोलती थी, बातों में क्या रखा है। रोज रोज आपका आधा घंटा खराब तो करती थी मैं। अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है? वो तो मैं तुझे ऐसे ही टोक देती थी। लेकिन सच बताऊं तो तेरा मुझे दीदी दीदी कहना, बातें करना, पूरे मोहल्ले की खबरें सुनाना अच्छा लगता था। तू ना हंसती हुई अच्छी लगती है। अच्छा सुन, चाय पिएगी? चाय बना दो तेरे लिए। आज मैंने भी चाय नहीं पी है, दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे, फिर तू मुझे मोहल्ले की खबरें सुना देना। रिया की चाय के लिए पूछती ही बिल्लू के दिमाग में पिछले कुछ दिन की बातें घूमने लगती है। अरे ये क्या रोज रोज रूखा सूखा बनाकर रख देती है? चटनी दाल आलू इसके अलावा भी कुछ और नहीं बना सकती क्या घर में? बन सकता है लेकिन उसके लिए ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तेरे पास है क्या? चुपचाप जो मिल रहा है खा ले। तेरा तो पेट भरा रहता है, सेठों के घर जाकर मलाई मार के आती है, खुद तो बढ़िया बढ़िया खाना खाती है और मेरे को इधर रूखा सूखा खिलाती है। ले जा अपना खाना, नहीं खाना मेरे को। इतना कहकर बिल्लू का पति थाली उठाकर फेंक देता है। ये क्या किए रे ले तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है? खाने की थाल काय को फेंकी? मेरे से ऊंची आवाज में बात करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। 4 पैसा कमा कर ला रहे लिए तो मेरे सर पर नाचेगी क्या तू? खबरदार, जो आज के बाद आवाज ऊंची करी है तो बहुत पैसों की गर्मी आ गई है तेरे को। कल से किधर नहीं जाएगी, बैठ इधर घर में और तीनों टाइम मस्त गर्मा गर्म खाना बनाकर मेरे को खिला। तेरा मरा दूं, फर्ज बनता है तेरा मेरी सेवा करने का। अच्छा, मैं काम धंधा छोड़कर घर में बैठ जाएगी तो तीनों टाइम बनाने के लिए घर में कुछ होगा ही नहीं। फिर क्या खाएगा, हवा? आया बड़ा। अब की बार बिल्लो की बात सुनकर उसका पति उसके कान पर एक तमाचा रख देता है। अभी तेरे को पता लग गई तेरी औकात के बताओ और
घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत क्या दे दी? मेरे सर पर चढ़ के नाचने की कोशिश कर रही है। कुछ बनाने को नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं, मेरे साथ तू भी भूखी मरेगी। 2-4 दिन भूखी रहेगी तो मरेगी नहीं तू, लेकिन आज के बाद घर की चौखट पार करके बाहर नहीं जाएगी। मैं भी देखता है कैसे निकलती है तू बाहर। इतना कहकर बिल्लो का पति गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। पिता के घर से बाहर जाने के बाद बिल्लो का बेटा पिंटू कहता है, अम्मा क्या जरूरत है तुझे बापू के साथ ज्यादा बहस करने की? जब तेरे को पता है बापू का दिमाग इतना गर्म रहता है तो काहे को जुबान चलाती है उसके सामने? अब तेरी वजह से हमें भी ढंग का खाना नसीब नहीं होगा। पिछली बार तेरी वजह से स्कूल से नाम कटाना पड़ा था। मेरी वजह से नाम कटाना पड़ा था? कटाना नहीं पड़ा था, ये बोल कि मेरी वजह से तू स्कूल जा रहे लाए। तेरा बाप निकम्मा नकारा है, फिर भी तू मेरे को सिखा रहे लाए। भैया ठीक कह रहे अम्मा, तू क्यों बापू को उकसाती है? उसके मन का काम कर दिया करना। दोनों बच्चों की बात सुनने के बाद बिल्लो बुरी तरह से टूट गई थी। कुछ देर बाद उसका पति बाहर से लौट कर आता है। मेरे को माफ कर दी, मैं मानती कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अपने झगड़े में बच्चों को काय को पीस रहे लाए। पिछली बार तूने कितने दिन काम पर नहीं जाने दिया था, आधा काम हाथ से निकल गया था। एक बार काम चला जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़े बंगले वाली मैडम लोग फिर जल्दी काम पर रखती भी नहीं है। ठीक है जा, लेकिन खबरदार जो अपनी औकात भूलने की कोशिश करिए तो। नहीं, मैं ख्याल रखेगी। आज के दिन, अरे बिल्लो मैंने पूछा चाय पिएगी और तू जवाब देने की बजाय पता नहीं किस सोच में गुम हो गई। तू ठीक तो है ना? अरे रहने दो ना माइम साहब, काय को मेरे वास्ते परेशान हो रही आप? मेरे को चाय वाय नहीं पीने का, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं निकलती है। बिल्लो तो चली गई थी, लेकिन इधर रिया, उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। उसे अंदेशा हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है बिल्लो के साथ। शाम को 5 बजे, अरे बहू ये बार बार बालकनी में झांकना बंद कर, जा जाकर चाय चढ़ा दे। हाँ माँ जी, मैं वो देख रही थी कि अगर बिल्लो आ रही है तो फिर वो रसोई संभाल लेगी। मुझे जरा कंप्यूटर पर ना एक जरूरी फाइल भेजनी है। देख रही हो बहन जी, आजकल की बहुएं पूरा दिन खाली बैठकर ये मोबाइल और लैपटॉप चलाती रहती है, सास के लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती। तभी बिल्लो वहां आती है। राम राम अम्मा, थोड़ा लेट हो गई लिए, अब भी बना दी है आपकी चाय। अरे रहने दे तू, तेरे हाथ की चाय नहीं भाती मुझे। तू महारानी है, तुझे क्या अब कोरे कागज पर अंगूठा लगा कर दूं जब हिलेगी अपने आसन से? रिया ने कान पर फोन लगाया हुआ था जो इस समय क्लाइंट से बात कर रही थी, लेकिन सास विभा ने इतनी तेज आवाज में कहा कि फोन की दूसरी ओर सारी आवाज पहुंच गई थी। रिया शर्मिंदा होकर फोन काट देती है और गुस्से में अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है सासू माँ के साथ उनकी सहेली पुष्पा भी बैठी हुई है। सामने का नजारा देखकर अब तो रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी को मेरी इमेज का जरा भी ख्याल नहीं है। मैं क्लाइंट के साथ फोन पर बातें कर रही थी, पता नहीं क्लाइंट क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और वो क्लाइंट तो फिर भी अजनबी है। पुष्पा आंटी, वो मेरे बारे में न जाने क्या सोच रही होंगी। माँ जी ने उनके सामने मुझे इतनी बातें सुना दी। मेम साहब ठीक है ना आप? हाँ, मुझे क्या होगा? वो आपकी चाय कब से उबल कर गिर रही है, पता नहीं आप किधर घूमते, तो मैंने कई आवाजें लगाई पर आपने सुनाई नहीं। किधर सोच में गुम हो गई आप? अरे कुछ नहीं, तू छोड़ना। अच्छा ये बता, नुक्कड़ वाली शिल्पा की कोई खबर मिली? कहाँ जाती है रोज सजकर बाइक पर बैठकर? बात बदलने की कोशिश कर रही है ना मेम साहब आप। ओ शिल्पा मैडम किधर को जाएगी? बेचारी रैपिडो पर बाइक से अपने छोटे को लेने स्कूल जाती थी और कॉलोनी की औरतों ने खाली पोकट बदनाम करके रख दिया था उसको। अब ठीक बोलती थी मेम साहब, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अच्छा मैं माँ जी को चाय देकर आती हूँ। अब कुछ काम कर रही थी ना, आप अपना काम कर लो ना, जाकर चाय में दे के आएगी, इतना तो कर ही सकती है। रिया जाकर कंप्यूटर पर अपना काम करने लगती है। इधर बिल्लू चाय कप में छान कर सास विभा के सामने ले जाती है। देख लिया बहन जी आपने, महारानी बस चाय का पानी रखने गई होगी, बाकी का काम ठेल दिया इसके ऊपर। आजकल की बहू को जितना आराम है ना उतने ही उनके नखरे। एक हमारा समय था 20-20 लोगों का परिवार अकेले पालना पड़ता था। 3 टाइम का खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, हाथ से कपड़े धो। हमने कौन सी नौकरानियां लगाई थी भाई, उस पर भी रोज सास की मालिश करने के बाद ही सोने को मिलता था। और ये आजकल की बहू है, ये तो एक कप चाय भी बनाकर पिलाने को तैयार नहीं। विभा की बकबक बिल्लो के लिए भी सुन पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे कप रखकर रसोई में चली आती है।
बेचारी मेम साहब कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है सबका, नौकरी करती है, घर संभालती है, बच्चे देखती है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब संभालती है, फिर भी ये बुढ़िया बात सुनाने से पीछे नहीं रहती। मेरे को तो लगता है ये औरत लोग का किया हुआ काम किसी को दिखाई नहीं देता, तभी तो हर कोई बात बात पर यही पूछता रहता है, ये तो करती क्या रे पूरा दिन। बाकी दिनों की तरह आज भी बिल्लो ने किसी से कोई बात नहीं की, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और फिर चुपचाप अपने घर को निकल गई। शाम को, रंजीत बेटा मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए गांव हो आओ। अरे गांव में अकेले आप क्या करोगी, और फिर वैसे भी वहां पर कोई है भी नहीं आपकी देखभाल करने के लिए। बेटा तू तो ऐसे कह रहा है जैसे यहाँ तेरी बीवी बड़ा 24 घंटे मेरी सेवा में तैनात रहती है। एक कप चाय बनाने के लिए भी कह दो ना तो काम वाली का मुंह ताकने लगती है। मैं कुछ दिन गांव में रहूंगी, जब मन होगा तो लौट आऊंगी। अभी तो मुझे गांव के घर आंगन की तलब लगी है। रंजीत के समझाने पर भी सास विभा अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाती है। अभी विभा को गए हुए 1 सप्ताह ही बीता था कि गांव से फोन आता है। अरे रंजीत बेटा क्या बताऊं, जब से यहाँ आई हूँ मैंने तो जैसे खटिया पकड़ ली है। तो ऐसा कर कुछ दिन के लिए बहू को साथ लेकर इधर गांव चला। तेरे बाबूजी की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नजर नहीं आती। अब ऐसे में अकेले कैसे सब हो पाएगा। अच्छा चलो तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी रिया से कहता हूँ, कल ही हम लोग गाँव के लिए निकल जाएंगे। प्रिया, माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। मुझे नहीं, काम को याद करिए होंगे माँ जी। बहू है नहीं, बहू के किए काम अच्छे लगते हैं सासों को। अरे क्या सोचने लगी, माँ कह रही थी बहू को लेकर गांव चला, मेरा जी घबरा रहा है। तुम फटाफट से अपना सामान पैक कर लो, हम कल ही गांव के लिए निकलेंगे। मुझे तो ऑफिस में जरूरी काम है, इसलिए बस 2 दिन की छुट्टी मिल पाई है। मैं तुम्हें छोड़कर चला आऊंगा, कुछ दिन माँ के पास ही रहना। देखो रंजीत, तुम जानते हो गांव में माँ जी से अकेले सब संभलता नहीं, फिर वो क्यों बार बार जिद करके गांव चली जाती है। और तुम जानते हो गांव जाने का मतलब है मुझे अपने काम के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे अचानक से सब काम छोड़कर वहां चली जाओ, मुझे भी तो क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, और आजकल काम का प्रेशर भी बहुत है। अरे बहाने मत बनाओ, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना होता है, घर से ही तो थोड़ा बहुत काम करती हो ना, और जैसे यहाँ से कर रही हो वहां जाकर भी कर सकती हो। देखो मुझे कोई फालतू की बहस नहीं करनी, मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया, और अगर ज्यादा परेशानी है तो मना कर दो क्लाइंट को। तुमसे ऑफिस नहीं संभल रहा तो छोड़ दो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, क्या मैंने आज तक तुमसे कभी कहा कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाओ। माना कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें मेरे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस नौकरी की जरूरत है रंजीत, और नौकरी हमेशा पैसे के लिए ही की जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो मैं साथ चलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, हम लोग चलते हैं, लेकिन 1 दिन बाद माँ जी बाबूजी को अपने साथ लेकर लौट आएंगे, फिर यहाँ मैनेज करना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। मेरा गांव में रहना नहीं हो पाएगा, अभी काम का बहुत प्रेशर ज्यादा है। तुम्हारा मतलब क्या है यार, मैं माँ को मना कर दूं कि उनके बहू के पास वहां आने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारा उनके लिए कोई फर्ज नहीं बनता क्या। और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम कैसे मैनेज करोगी या तुम देख लो। इतना कहकर रंजीत कमरे से बाहर निकल गया। रिया काफी देर तक चुपचाप शून्य की ओर देखती रह गई थी। उसका काम, उसका ऑफिस, उसकी इच्छा कि इस घर में कोई मायने ही नहीं है। बस कुछ मायने रखता है तो वो है रंजीत का ऑफिस, उसकी कमाई, उसके पैसे, उसका घर, उसकी माँ। रिया के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगी, मेरा यहाँ कभी कुछ था भी। जब भी मैं कहना चाहती हूँ मुझे काम है, तो हर बार यही कह दिया जाता है छोड़ दो नौकरी। क्या एक औरत के काम की बस इतनी वैल्यू है। रिया अभी उधेड़-बुन में लगी थी तभी बिल्लो वहां आई। आज उसकी आंखें सूजी हुई दिखाई दे रही थी, चेहरा भी उतरा हुआ था। आज तो भैया बड़ी वाली गाड़ी साफ कर रहे थे, कहीं जा रहे हो क्या आप अपना बंगला छोड़कर। अच्छा संडे है ना, जरूर आपको किधर घुमाने को लेके जा रहे होंगे। मैं तो कहती हूँ दीदी भैया को ना अच्छे से चूना लगा कर लाना। तू छोड़ भैया को, ये बता तेरे चेहरे को क्या हुआ है। ये काम छोड़, आज पहले मुझे ढंग से बात कर। तेरे साथ क्या चल रहा है, तेरी आंखें सूजी हुई है, चेहरा नीला पड़ा हुआ है, और तू यहाँ आकर मुझसे गाड़ी के बारे में बात कर रही है। कुछ छिपा रही है ना इस झूठी हंसी के पीछे। रिया के इतना कहते ही बिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी क्या बताएगी आपको मेम साहब, कभी कभी तो लगता है गरीब बनकर पैदा होना सबसे बड़ी गलती है। मेरा पति हाथ उठाता है मेरे पे,
ताने देता है, परेशान करता है। अभी अगर घर पहुंचने में 5 मिनट भी लेट हो जाएगी ना, और थोड़ा अच्छे से बन के घर से निकलेगी तो मेरे ऊपर शक भी करता है। पहले तो यह सोचकर जी रही थी कि अपने बच्चों को अपना दुख दर्द बताकर मन हल्का कर लेगी, लेकिन अब तो मेरे बच्चों को यही लगता है कि मैं उन पर रोक टोक करती है, चिड़चिड़ करती है, मैं इनसे प्यार नहीं करती। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तेरे मर्द ने तेरे ऊपर हाथ उठाया, तूने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? पति है तो क्या हाथ उठा देगा? तेरा अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? ऐसा कैसे कुछ भी कर लेगा? तू क्यों रह रही है ऐसे नर्क में? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? बिल्लो कुछ कहती उससे पहले ही रंजीत वहां आता है। अपना कोई काम बता दो तो तुम्हारे पास बहुत काम आ जाता है। अभी यहाँ इसके साथ गप्पे मार रही हो, उसके लिए समय ही समय है तुम्हारे पास। और ये क्लाइंट मयंक बार बार क्यों कॉल कर रहा है? इसको बोलो संडे को कॉल ना करे। 7 दिन बस क्लाइंट, ऑफिस, घर परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारी? अरे कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा, और घर की सारी जिम्मेदारियां तो निभाती हूँ ना मैं। हाँ सब जानते हैं तुम कितना काम कर रही हो। पिंकी ने आधे घंटे पहले कॉफी मांगी थी, बन गई या कल मिलेगी उसे? रंजीत के जाने के बाद। मेम साहब, मैं आज तक यही सोचती थी, पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। काय को झोपड़पट्टी की जिंदगी ऊपर वाले ने दी। कम पड़ा शराबी पति मयरेच नसीब में काय को आया। फिर जब आपका गाड़ी बंगला महंगी साड़ियां देखती ना तो मन में कसक उठती थी, काश मेरी जिंदगी भी आपका जैसी होती। मैंने तो अपने पति के अपमान और जिल्लत को ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया कि हम गरीब हैं, हमारी किस्मत में सुखीच नहीं है। अब एक काम वाली और क्या ही उम्मीद करेगी अपने पति से। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है मैम साहब। अब पढ़ी लिखी हो, नौकरी करके पैसे भी कमाती हो, सुंदर हो, पति भी पढ़ा लिखा है। फिर भी देखा जाए तो आपकी और मेरी जिंदगी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मेरा पति मेरे को बंद कमरे में पीटता है और आपका पति बिना आपके आत्मसम्मान की कदर किए किसी के भी सामने आपको अपमानित करता है। मेरे बच्चों को लगता है कि घर में झगड़े का कारण मैं है, और आपके बच्चे वो भी किधर ही चापू समझती है। देखा है मैंने बात बात पर झल्लाते हुए। माँ जी भी अपना सास होने का अधिकार जमाते हुए ये भूल जाती है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। क्या मैं नहीं जानती आपके इस गुस्से और चिड़चिड़ेपन के पीछे क्या छिपा है? बस इसीलिए आपको आकर इधर उधर की बातें बताकर आपका मन हल्का करती थी मैं। ठीक कह रही है तू पगली। बात बंगले, गाड़ी या डिग्रियों की नहीं है, बात है समाज की सोच की। और समाज के लिए घर की औरत एक दरवाजे पर पड़ा पायदान ही तो है। बाहर गए, जितना गुस्सा तनाव मिला सब औरत के आंचल में छोड़कर घर के अंदर बढ़ गए। कोई नहीं सोचता सबके ताने, अपमान, कड़वे शब्द और ये कीचड़ लेकर वो औरत कैसे जीती है। पूरे परिवार का पंचिंग बैग होती है वो, सबके आगे पीछे घूमे, और जब परिवार का मूड बिगड़े सब उस पर अपना गुस्सा निकाल सके। अपने अपने मन की बात एक दूसरे को बताने के बाद रिया और बिल्लो अपनी अपनी जिम्मेदारियों की ओर निकल पड़ी थी। रिया को गांव जाकर अपना फर्ज पूरा करना था और बिल्लो को घर जाकर पति के लिए गर्म रोटियां सेकनी थी। आज दोनों ने ऐसा आईना देख लिया था जिसमें उन्हें अपनी असलियत साफ नजर आ गई थी।